तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। सही, हमने लास्ट क्लास के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल, हुक्स लॉ वगैरह इन सब चीज़ों तक बात कर ली थी। आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम। तो देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि इट इज़ द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन, उसकी बेंडिंग, उसकी टॉर्जन, उसका स्ट्रेस, उसका कंप्रेशन, इन तमाम चीज़ों की वजह से जब आप उसे डिफॉर्म कर देते हो तो इस नतीजे के अंदर जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो डिफाइन करते हो कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in a body due to deformation। See? हमारे पास केस लेवल में दो तरीके की डिफॉर्मेशन है, यानी कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ये दो तरीके के हमारे पास डिफॉर्मेशन आते हैं। तो वो एनर्जी जो डिफॉर्मेशन की वजह से आपके सिस्टम में स्टोर हो जाए उसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब ये एनर्जी होती क्यों है? क्योंकि जब आप उसे डिफॉर्म करते हैं ना, उसके अंदर एक इनहेरेंट फोर्स पैदा हो जाती है और वो फोर्स उस सिस्टम को वापस अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, उसके ओरिजिनल सिचुएशन के ऊपर लाने पे मजबूर करता है। मतलब मिसाल ये है कि एक स्प्रिंग है, अगर मैं उस स्प्रिंग को खींच दूं, ठीक, अभी तो लेट से एक स्प्रिंग था, नॉर्मल पोजीशन पे था, मैंने क्या किया, मैंने उस स्प्रिंग को पुल करके खींच दिया, तो क्या होगा? अब इसके अंदर एक इनहेरेंट फोर्स पैदा हो गई, एक टेंशन फोर्स आ गई। कि टेंशन फोर्स क्या कर रही है? ये फोर्स सिस्टम को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, उसे मेन सिचुएशन के ऊपर, जो उसकी ओरिजिनल सिचुएशन थी उस पे, ओरिजिनल लेंथ है उस पे लाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता तो उसके अंदर कंप्रेसिव फोर्स आ जाता। तो वो फोर्सेस जो हैं वो सिस्टम को वापस उसकी इनिशियल पोजीशंस पे लाने के लिए जो है वो फोर्स कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि भाई हमारे पास सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल स्टोर हो गया, एक सलाहियत पैदा हो गई। ठीक, वो अपने उस पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है और उस पोटेंशियल को यूज करते हुए वो मूव कर सकता है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से देखें ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से ये समझेंगे, मिसाल के तौर पर ये फोर्स है और ये एक्सटेंशन का ग्राफ है, सही। तो हमारे पास जो सिचुएशन होती है, वो ये कि भाई ये ग्राफ बना हमारा, यहाँ से लेके यहाँ, और इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू हो गई, क्योंकि इलास्टिक लिमिट अगर क्रॉस हो जाए तो ये ग्राफ, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस हो जाए तो ये ग्राफ आगे बेंड भी हो जाएगा। तो हम जैसे ग्रेडियंट से निकाल सकते थे वैल्यू, इसी तरह हम यहाँ पे ग्राफ के एरिया से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। लेकिन ये बात कैसे कैसे कह सकता हूँ कि मैं एरिया से ग्राफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी? एक बात इमेजिन करने की कोशिश करें, ये स्प्रिंग था, सही, मैंने इस स्प्रिंग के साथ में मास अटैच कर दिया, सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस मास को होल्ड करके ये स्प्रिंग खींच देता हूँ। मैंने इस मास को होल्ड करके स्प्रिंग खींचा, ये जो फोर्स है मेरे पास F, अगर मैं देखूं इनिशियली मैंने इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगाई हुई, लेकिन इस वक्त मैं एक स्पेसिफिक फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं। और आप अपने पास खुद भी एक बात एक्सपीरियंस कर चुके हो कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचते चले जाओगे, स्प्रिंग को मजीद खींचना उतना ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है, आपकी रिक्वायर्ड फोर्स बढ़ जाती है। मतलब एक रबर बैंड में आपको दो रबर बैंड बोलोगे बेटा इसको खींचो, अगर आप थोड़ी सी एक्सटेंशन करोगे आपकी रिक्वायर्ड फोर्स कम होगी, लेकिन जितना आप रबर बैंड खींचते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपको अपनी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा अगर आप उस स्प्रिंग को उस लेंथ पे रोकना चाहते हैं या और मजीद खींचना चाहते हैं उस लेंथ से।
तो फोर्स इंक्रीज किए बगैर मजीद एक्सटेंशन नहीं आ सकती। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक एक ही फोर्स अप्लाई करें और वो जो है स्प्रिंग एक हद तक खिंच जाए, ये पॉसिबल सी बात। The applied force as well as the induced force in the spring, they both increase from 0 to a new value, to a maximum value f, as the spring gets stretched. तो मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि भाई as the spring gets stretched, the applied force as well as the induced force. Induced force क्या है बेटा यहाँ पे? Induced for tension है। Say the induced force is the tension that is produced in the spring. So the applied force and the induced force, they both increase from 0 to a maximum value. वो दोनों forces 0 से एक maximum value तक पहुंचे। And this force will keep on increasing as you increase the deformation. जितनी force बढ़ाते जाओगे extension उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग तो ये चल रही। तो जनाब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की और मेरा जो ब्लॉक है नेक्स्ट सर्टेन डिस्टेंस पे ट्रेवल किया एस, भाई फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, सही, मेरे पास फोर्स भी है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं वर्क डन की बात करूँ, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स equals the gain in elastic potential energy. आप जितनी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैंने इधर लिख दिया, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लें, 0 न्यूटन लें, सही, या फिर मैक्सिमम लें। क्या कंसीडर किया जाए यहाँ पे, क्योंकि फोर्स शुरू में 0 थी और फिर बढ़ते बढ़ते एफ मैक्स तक गई है, कांस्टेंट तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज फोर्स लेते हैं। As force varies from 0 to F max to a maximum value F, take average force. अच्छा, जो वेरिएशन है वो लीनियर थी, लिहाजा जो एवरेज होगा आप यहाँ पे लोगे वो 0 प्लस F अपॉन 2 हो जाए, दैट इज सिंपल टर्म्स F अपॉन 2। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो गया F एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट, F एवरेज हो गया F अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास एक्सटेंशन, क्योंकि मटेरियल जितना डिस्प्लेस हुआ उतना आपका स्प्रिंग खींचा था, तो वो एक्सटेंशन के बराबर है स्प्रिंग। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ एफ एक्स के बराबर है। ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल हाफ एफ एक्स की, और यही चीज आपको ये ग्राफ का एरिया बताए। अगर आप गौर करें तो ये जो ग्राफ है आपके पास यहाँ तक ट्राइंगल का अगर आप देखें सही, तो यहाँ पे जो बेस है वो एक्सटेंशन है, जो हाइट है वो फोर्स एफ है। तो अभी आपने देखा कि भाई एरिया ऑफ द ग्राफ
सी इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस पे एक्सटेंशन है, हाइट पे फोर्स है, एरिया ऑफ द ग्राफ टेल्स यू द इलास्टिक पोटेंशियल। area of graph tells you the elastic potential. ये मामला है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे अब तक? ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा शेड भी कर दिया, बकवास सी शेडिंग है लेकिन समझ जाना। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर ट्विस्ट क्या देता है कि वो एक्सिस पलट देता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो एक्स एक्सिस एक्सटेंशन रखता है वाई पे, फोर्स रख देता है एक्स। हमारे लिए तो मसला नहीं है, हम तो इल्म रखते हैं कि भाई हमें करना क्या है। ये ग्राफ है, बेंडिंग आएगी भी तो वाई एक्सिस के अंदर आएगी, ग्राफ ऐसे बेंड करेगा क्योंकि बेंड तो उसने एक्सटेंशन की तरफ ही होना है, भले एक्सटेंशन एक्स एक्सिस पे हो या वाई पे हो। एक मिनट आसान हो रही है बेटा, रुक जाए।
ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे, अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो एक्सटेंशन बाय एक्सिस पे कर दिया, एरिया फोर्स एक्स एक्सिस पे कर दिया, तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एरिया अंडर द ग्राफ जो समझते हैं ना, तो हमेशा लिटरली ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेते हैं। मतलब वो एरिया निकाल देते हैं इस जगह का। बेटा ये जगह का एरिया नहीं है। एरिया हमेशा जब भी आप निकालें तो एक्सटेंशन की तरफ का निकालें, क्योंकि अगर मैं चलो हुक्स लॉ तक चल रहा हूँ तो वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे बताइए कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, पॉइंट पे कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, तो भाई फिर आप एरिया जो निकालते वो ये वाला नहीं निकालते, नीचे वाला। जब भी एरिया निकालना हमेशा एक्सटेंशन की तरफ निकालना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साइड से एरिया बनता है। मैथ्स वाला कौन कौन है आप में से, मैथ्स पढ़ी हुई? एएस में मैथ्स किस किस के पास? ठीक है सुन, किसी के पास नहीं थी? इमाद इब्राहिम तुम दोनों के पास मैथ्स नहीं थी? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। मेरा जब मैथ्स थी, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिहाज से। इब्राहिम तुम्हारे पास नहीं थी क्या मैथ्स? इब्राहिम गायब है, चैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो खैर, तो उस वक्त जो है लेवल्स हो गया मेरा। जनाब यहाँ पे जब आप एरिया कंसीडर करेंगे ना, तो ये वाला एरिया कंसीडर करेंगे। मैं इसकी असल में बैकग्राउंड साइंस बताना चाह रहा था। सही? तो जिनकी मैथ्स थी उनके लिए शायद वो बात समझ में आ जाए, जिनकी मैथ्स नहीं थी उनको ये बात समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। असल में जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डीएस। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डीएस यानी डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप फोर्स के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना कि जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस से बनाया जाएगा। ठीक? आपके पास जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस से बनवाया जाएगा। और फोर्स का जो फंक्शन होगा यानी फोर्स का ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ फोर्स, और जो एक्सिस होना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए। तो ये अगर आपका एग्जामिनर आपका ग्राफ ग्राफ पलट देना तो उससे परेशान मत होना। हमेशा याद रखना कि ग्राफ निकाला जाएगा एक्स एक्सिस एक्सटेंशन के एक्सिस के राज। ग्राफ में हमेशा एरिया एक्सटेंशन की एक्सिस की तरफ कर्व करना और डिटरमिन करना। ये चंद बातें हैं जो थोड़ी सी जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं जरा एनर्जी से आगे चल के, अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस के ऊपर।
एक मिनट रुक जाए। अच्छा भाई, तो टू स्टार्ट ऑफ विद द पोर्शन दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस, उसको देख लेते हैं। स्ट्रेस क्या चीज़ है, स्ट्रेन क्या चीज़ है यंग मॉडुलस की। देखो हम भी पहले इसमें पढ़ते हुए आए थे, फोर्स, बॉडी पे फोर्स कितनी लग रही है। एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के ऊपर ज़्यादातर बातें होती थी कि कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है, उसको कितनी फोर्स से डिफॉर्म किया जा रहा है, तमाम बातें एक्सटर्नल ही होती। लेकिन मैंने साथ साथ एक बात बोलता रहता था कि भाई आपकी बॉडी के अंदर एक फोर्स इंड्यूस हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर एक फोर्स इंड्यूस हो रही है। तो जब भी आप किसी स्ट्रेंथ, किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, तो आप एक तो फोर्स अपनी खुद लगा रहे होते हो, लेकिन एक वो फोर्स होती है जो बॉडी के अंदर आपकी अप्लाई फोर्स की वजह से इंड्यूस हो रही है। स्प्रिंग खींचेगा तो उसके अंदर भी एक फोर्स है। स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस असल में बॉडी के अंदर की सूरत हाल को बताने में आपको हेल्प। बॉडी के अंदर जो फोर्स इंड्यूस हो रही होती है, आप खाली उस फोर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप ये देखते हो कि इस फोर्स की इम्प्लीकेशंस क्या है, ये फोर्स उस बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है। क्या ये फोर्स कहीं पर ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेट तो नहीं हो गई है? क्या इसका इफेक्ट किसी जगह पे बहुत ज्यादा डिजास्टर्स तो नहीं हो सकता? कि ऐसा तो नहीं है कि भाई इस फोर्स का इफेक्ट कहीं पे बहुत ज्यादा आ रहा है, कहीं पे बहुत कम आ रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट द फोर्स दैट कॉज डैमेज, इट्स एक्चुअली द स्ट्रेस दैट इज इंड्यूस्ड। जो स्ट्रेस बन रहा होता है ना मटेरियल के अंदर, वो ज्यादा नुकसान है। अक्सर कम फोर्स भी कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट कर देती है, जिससे वो चीज वहां पर खराब हो जाती है। और वो क्या होता है, कैसे होता है, ये बात समझो। स्ट्रेस बेसिकली टेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। अगर आसान जबान में बोलूं ना, इट टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स इन द मटेरियल। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी डेफिनेशन है इट इज द फोर्स per unit क्रॉस सेक्शन एरिया। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी फोर्स आ रही है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, ये बात बताई जाए। मतलब ये कि अगर मैं एक सिलेंडर कंसीडर करूं यहाँ पे, सही, इस सिलेंडर पे मैंने फोर्स अप्लाई की, सही, सिलेंडर स्ट्रेच हो गया, इसके अंदर लाजमी सी बात है एक इंड्यूस्ड फोर्स आ गई होगी आपकी अप्लाइड फोर्स की वजह से। हम तो फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रेच होने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड, इसमें फोर्स इंड्यूस हो गई है जो इसको वापस अपनी सिचुएशन पे लाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, अब नतीजा क्या हुआ है भाई कि इस इंड्यूस फोर्स की वजह से इसमें स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो गया।
हम ये देखते हैं कि भाई इस एरिया में जो आपने एरिया बनाया है, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर ग्रिड कर दिया जाए तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितनी फोर्स आ रही है, ये चीज स्ट्रेस बता। तो इट टेल्स यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स इनसाइड द मटेरियल। अगर आपके पास एरिया कम हो जाता है तो फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जैसे मिसाल देता हूँ, ऐसा ही मेरे पास एक ट्यूब था, सही है, उस ट्यूब में एक एयर बबल आ गया है, ये कैविटी है, मटेरियल सिर्फ ये वाला है। अब इतने हिस्से के अंदर, मतलब अगर मैं देखूं, बीच में कैविटी है, मटेरियल से बाहर का, अब एरिया हो गया कम, या रिड्यूस्ड एरिया ड्यू टू कैविटी। अब क्या होगा, जब आप उतनी फोर्स लगाओगे ना तो एरिया कम है, ये फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। जैसे प्रेशर में होता था ना, हाई हील्स पहन के अगर कोई बंदा आपके पैर पे चढ़ जाए तो मैंने कहा था कि तकलीफ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वेट उसका जो है वो सारा का सारा एक छोटे से पॉइंटेड हील पे कॉन्सेंट्रेट होगा। हाँ, अगर कोई रबर के जूते पहना हुआ हो या फ्लैट सोल पहना हुआ हो, अगर वो आपके पैर पे चढ़ जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होनी, क्योंकि उसकी फोर्स डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तकलीफ तो उस वक्त भी होगी लेकिन कम होगी, ये वाली बात। तो जो स्ट्रेस होता है ये फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, CSA जो लिखा है इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सिंबल है स्ट्रेस का। ऐसा यूनिट इसका पास्कल्स होता है। स्ट्रेस को कभी ये मत बताना कि ये स्केलर है या वेक्टर, क्योंकि एग्जामिनर कभी आपसे पूछेगा भी नहीं। इसका रीजन ये है कि ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, ये एक थर्ड क्वांटिटी होती है जिसको आप बोलते हो टेंसर। सही, इसकी 2 डायमेंशन नहीं होती या 3 डायमेंशन नहीं होती, इसके 9 डायरेक्शन होती। सही, ये एक्स वाई जी, एक्स वाई वाई जी, एक्स जी, सही, इस तरह से ये 9 डायमेंशन के अंदर लग रहा होता है, तो इसलिए इसको टेंसर बोला जाता है। ये उसमें नहीं आता, स्केलर वेक्टर में नहीं आता। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेन। चार्ज को लगा दो। एक मिनट। अच्छा भाई, तो यहाँ पे
स्ट्रेन की अगर बात करते हैं, स्ट्रेन आपको असल में चेंज ऑफ लेंथ बताता है कंपेयर टू द इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ, कि मटेरियल की अपनी ओरिजिनल लेंथ क्या थी और अब उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो कंपैरेटिव एनालिसिस देता है। क्योंकि स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, इस तरह कह दो, या चाहो तो ये भी बोल सकते हो इट इज द एक्सटेंशन पर यूनिट, कि पर मीटर आपका मटेरियल कितना खींचा। क्योंकि देखो कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं काफी लार्ज क्वांटिटी के अंदर, कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी, जिनकी लेंथ काफी कम होती है। तो एक्सटेंशन की वैल्यू अगर आप किसी को खाली बताओगे ना तो वो जज नहीं कर पाएगा कि ये ज्यादा है या कम। अगर आप पर यूनिट लेंथ बताते हैं ना किसी चीज को, किसी शख्स को क्वांटिटी के बाद पर यूनिट लेंथ एक्सटेंशन इतनी आई, तो वो अंदाजा लगा सकता है अच्छा ठीक है यार ये क्वांटिटी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। क्योंकि पर यूनिट लेंथ पे ही आपको पता चल जाएगा, अगर एक चीज बहुत ज्यादा खिंच गई है तो उसकी एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ काफी ज्यादा होगी। भाई 1 मीटर पे 10 मीटर, 1 मीटर पे 8 सेंटीमीटर खिंच जाता है, कम है। लेकिन एक मटेरियल बोल रहे हैं 1 मीटर पे 50 सेंटीमीटर खींचता है, बोले अगर 1 मीटर पे 50 सेंटीमीटर खींचता है तो अच्छा खासा खिंच गए। तो हम क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ पे चले जाते हैं। असल में ये पर यूनिट एरिया फोर्स को आपने करा, पर यूनिट लेंथ आप एक्सटेंशन को कर रहे हो, इसकी जो असल वजह होती है ना बेटा, वो होता है कि डिजाइन से इंडिपेंडेंट हो जाए। जो वजह होती है वो होती है डिजाइन से इंडिपेंडेंट हो। पहले फोर्स जो थी का इफेक्ट डिजाइन पे डिपेंड कर रहा था, एरिया कितना। जब आप स्ट्रेस बोलते हो तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ डिजाइन, आपको गर्ज ही नहीं है एरिया कितना, अब बोलते हैं पर यूनिट एरिया इतनी फोर्स आ रही है। इसी तरह एक्सटेंशन में आपको गर्ज ही नहीं ओरिजिनल लेंथ कितनी, आप पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हो। तो जब भी कभी आप कह लो कि पर यूनिट कुछ करते हो ना, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में करते थे, सी को मास से डिवाइड कर दिया करते थे, हीट कैपेसिटी को पर यूनिट किलोग्राम कर देते थे, पर यूनिट मास। तो जब हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास कर देते थे तो क्या होता था, आप बोलते थे भाई अब इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया, मास ज्यादा हो या कम हो फर्क नहीं पड़ता, अब हम पर केजी बात करें। तो व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय एनी क्वांटिटी यू आर गोइंग लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो जब सी को मास से डिवाइड किया था तो पर यूनिट मास हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसी तरह यहाँ भी जब आपने फोर्स को पर यूनिट एरिया डिफाइन किया, डिवाइड किया, तो आप एरिया से इंडिपेंडेंट हो। एरिया कितना ज्यादा है एरिया कितना कम है, वी डोंट केयर, व्हाट वी केयर अबाउट पर यूनिट एरिया कितना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर एरिया होगा तो उस पर कितनी फोर्स हो, फिर भले जितना बड़ा एरिया मल्टीप्लाई करते रहे। यही मामला एक्सटेंशन के साथ भी आपने किया, आपने पर यूनिट लेंथ कर दिया उसको, ओवरऑल एक्सटेंशन नहीं मालूम कर, क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ ज्यादा होती है तो एक्सटेंशन भी ज्यादा होती है। आपने क्या किया, आपने पर यूनिट लेंथ निकाल। इस अंदाज में आपके पास जो है ना ये सारी चीजें बनी। अगर मैं स्ट्रेन यहाँ पे लिखूं, जो स्ट्रेन का फॉर्मूला है ये एप्सिलॉन, इसका सिंबल बनता है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इससे आप ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होगा। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों लेंथ हैं। लेकिन कभी कभार इसको मिलीमीटर पर मीटर लिखा जाता है, ये बताने के लिए कि 1 मीटर पे इतने मिलीमीटर एक्सटेंशन है। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 मिलीमीटर पर मीटर, तो मतलब यह 4 मिलीमीटर एक्सटेंशन ऑन 1 मीटर। तो 1 मीटर पे 4 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आई आपको, ये मामला होता है। तो फोर्स आपने स्ट्रेस निकाल लिया, आपने स्ट्रेन निकाल लिया, अब आप रेशियो लेते हो।
और इस रेशियो का आप नाम देते हो यंग्स मॉड्यूलस। Young's modulus is basically the ratio of stress to strain. जैसे हुक्स लॉ था, फोर्स और एक्सटेंशन का रेशियो था। हुक्स कांस्टेंट जो था, हुक्स कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो इसको, वो एफ और एक्स का रेशियो था, ठीक, फोर्स पर एक्सटेंशन होती थी। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन है, उसका जो फॉर्मूला है E, यह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस बन जाएगा एफ एल अपॉन ए एक्स। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास